नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। आज तमाम दलित, शोषित, पीड़ित और सर्वहारा समाज के लोग झंडा लेकर सड़क पर पूरे देश में उतर पड़े, बाजार बंद कराए। अपने हक और हुकूक के लिए ये लोग सड़कों पर आए थे और इनकी मांग है कि जो हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के अंदर आरक्षण वाला फैसला दिया है, जो इंदिरा साहनी मामले के बिल्कुल उलट है, उस फैसले के खिलाफ है, जिसे ऐतिहासिक इंदिरा साहनी का जो मामला है उसमें जो कोर्ट ने निर्णय लिया गया था उसके खिलाफ है। पूरे भारत में दुकानें, सार्वजनिक सेवाएं और अन्य सुविधाओं को बंद करने का आह्वान किया गया था। देश में इसका मिला जुला असर देखने को मिला। कई जगह धरना प्रदर्शन हुआ। बिहार में हिंसक झड़पें हुई, सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच लाठीचार्ज भी हुआ और काफ़ी वहां पर बवाल भी हुआ। बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी जिसके नेता चंद्रशेखर हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी जैसे राजनीतिक दलों ने भी इस बंद को समर्थन दिया था। पूरे भारत में इस बंद का मिला जुला असर रहा, लेकिन जानना यह जरूरी है कि आखिर क्या वजह है कि भारत बंद का ऐलान इन संगठनों को करना पड़ा। भारत बंद का विभिन्न पार्टियों ने भी समर्थन किया, लेकिन मुख्य धारा के राजनीतिक दल जो हैं, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या अन्य जो संगठन हैं, ये अभी कश्मकश में हैं। इन्हें ये पता नहीं चल पा रहा है कि हम करें क्या। कांग्रेस भी, बीजेपी भी, सरकार के अंदर भी आरक्षण को लेकर अलग अलग तरीके के मत हैं, अलग अलग तरीके के विचार लोग रखते हैं, लेकिन अभी तक ये सवाल वहीं का वहीं है कि भाई इसको किया क्या जाए। भारत बंद के जरिए दलितों, शोषितों, पीड़ितों, ओबीसी और सर्वहारा समाज के लोगों ने देश की सत्ता पर बैठे लोगों को, विपक्ष में बैठे लोगों को यह संदेश दिया है कि केवल राजनीतिक रोटियां नहीं सेकने से काम चलेगा, केवल राजनीति नहीं चलेगी कि आप संविधान की किताब दिखाकर डरा दो, संविधान खतरे में है, आपको कोई ना कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये महत्वपूर्ण मसला है और मंथन में ये हम आज इस बात को देख रहे हैं कि भाई जो पूरा ये मसला है ये क्या वोटों से जुड़ा हुआ है क्या, क्योंकि अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा हो चुकी, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है। यहाँ आबादी बड़ी संख्या में दलितों की है, शोषितों के है, पीड़ितों के है, आदिवासियों की है। तो क्या ये चुनावी मुद्दा है क्या? विपक्ष क्या इसे चुनावी हवा देने की कोशिश कर रहा है, जो पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना रहा है कि दलितों, शोषितों, पीड़ितों का हक मारा जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, संविधान खतरे में है। इस तरीके का कि नैरेटिव बनाने की कोशिश क्या विपक्ष द्वारा की जा रही है क्या? यह वास्तव में ऐसी स्थितियां हैं जो दलित, शोषित, पीड़ित लोग हैं, क्या वो ऐसा महसूस करते हैं वास्तव में कि ऐसा हो रहा है, या विपक्ष का ये बहकावा है? तो इसमें एक और महत्वपूर्ण बात, आज मैं जब इस पूरे विषय को अपने सहयोगियों के साथ डिस्कस कर रहा था, चर्चा कर रहा था, तो मुझे लगा कि क्या भारत एक और दलित आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है? क्या भारत एक और पिछड़े आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है? और जो 90 के दशक में आरक्षण आंदोलन था वो मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने को लेकर था और मुख्य रूप से ओबीसी आरक्षण को लेकर था। लेकिन इसमें ओबीसी भी है, आदिवासी भी है। ओबीसी के साथ साथ में जो दलित भी है और आदिवासी भी है, वो भी इस आंदोलन में शामिल हुआ है, जो नया आंदोलन एक तरीके से शुरू हुआ है। और इसे जो 90 के दशक का मंडल आंदोलन था उससे 2 कदम आगे का हम मानकर और देख रहे हैं, क्योंकि इसमें एससी और एसटी वर्ग के लोग भी शामिल हैं। तो क्या 85 बनाम 15 की लड़ाई है? क्या 85% वो लोग, सर्वहारा समाज के लोग वो हैं, या वास्तव में इनके साथ जो चीज़ें होनी चाहिए, जो इनको सुविधाएं देनी चाहिए, जो इनका आरक्षण, क्या वास्तव में खतरे में है? तो कुल मिलाकर इसे आज हम चर्चा करेंगे और इसीलिए हमने इसको एक खांचे में बांधने के बजाय एक समग्र रूप से लिया है कि क्या भारत में एक नया दलित आंदोलन खड़ा हो रहा है? तो क्या दलित वोट नया प्रयोग है? आज मंथन में इस बात की चर्चा करेंगे हम। अभी तोली अगड़ाई है, अभी तोली अगड़ाई है।
बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, इनको अगर इस तरह के दल जो हैं, जो दलितों की राजनीति करते हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो इस पूरे प्रदर्शन में, धरने में वो बड़े दल, राष्ट्रीय दल जो छाती पीट पीट कर कहते हैं कि हम दलितों के हिमायती हैं, शोषितों के हिमायती हैं, ओबीसी के सबसे बड़े रक्षक हैं, सबसे बड़े हितैषी हैं, ऐसे दलों की नुमाइंदगी और भागीदारी इस पूरे आज भारत बंद और प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन में कहीं भी देखने को नहीं मिली। आज हमने देखा कि वो लोग झंडा थामे हुए थे, वो लोग एक तरीके मसाल लिए हुए थे जो वास्तव में दलितों की रहनुमाई करते हैं, वो संगठन आगे नजर आ रहे थे। आगरा, जिसे जाटव लैंड कहा जाता है, दलितों की राजधानी कहा जाता है, वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त आंदोलन रहा। वहाँ का जो फोर्ट है, आगरा फोर्ट, उस पर फहरा झंडा, राष्ट्रीय ध्वज भी हटाकर बीएसपी का झंडा फहराने की भी खबरें आई। कितना सच है, कितना झूठ है, ये पता नहीं है, लेकिन वास्तव में ये आंदोलन एक नई रूपरेखा ले रहा। क्या नए भारत का ये नया आंदोलन है जो दलितों के साथ ओबीसी, एसटी, एससी सारे लोग इसमें शामिल हैं? क्या ये मंडल आंदोलन से कुछ आगे की बात है देश में? क्या मंडल आंदोलन जैसा माहौल बन रहा है? क्योंकि ये तो तय है कि राजनीतिक दलों को वोट चाहिए, और पिछले लोकसभा के जो चुनाव भी हाल में हुआ 2024 में, उस चुनाव में संविधान का मुद्दा उठाकर के संविधान खतरे में, आरक्षण खत्म हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी करारी चोट दी है। उसके वोट प्रतिशत में काफ़ी नुकसान हुआ। जो ओबीसी वोट प्रतिशत, जो खासतौर पर यादव वोट बैंक उत्तर प्रदेश में अगर देखें, वो खिसक गया था बीजेपी की तरफ, वो वापस आया समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन की तरफ। दलित वोट बैंक काफ़ी कुछ शिफ्ट हुआ है उत्तर प्रदेश पर के उम्मीदवारों, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को मिला है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। आज हम इसी रूप में इसे देख रहे हैं कि क्या एक भारत में एक नया आंदोलन, क्या कमेरा लोगों का, शोषितों का, पीड़ितों का, सर्वहारा समाज का, बहुजनों का क्या नया आंदोलन इस देश में नई शक्ल ले रहा है? ये आज सवाल मंथन में हमारा होगा। कुछ टिप्पणियां, कुछ बयानात आए हैं। बीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, विनोद मिश्रा जेएमएम के नेता हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष, सांसद हैं उत्तर प्रदेश के नगीना से। कुछ बयानात आपको सुना देते हैं, फिर चर्चा करेंगे। कि कांग्रेस हमेशा से इस प्रकार की झूठ और छल कपट की राजनीति करती है। आपको ध्यान में होगा कि जब ये विषय आया था तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तत्काल ही इसको, उसी समय माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद, न्यायालय ने कमेंट्स किया था, निर्णय नहीं किया था, तत्काल इसको ब्रेक किया था। लेकिन कांग्रेस को तो झूठ और भ्रम की राजनीति देश के अंदर करना है। विगत दिनों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसटी एससी के आरक्षण से संबंधित एक आदेश पारित किया गया था। उस आदेश से एसटी एससी समाज के उत्थान में, उनके विकास में ये आदेश बाधक साबित होगा। इसके विरोध में सामाजिक संगठनों द्वारा 21 अगस्त को भारत बंद बुलाया गया है। उस भारत बंद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी स्तर के पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सक्रिय रूप से इस विरोध में भाग लेंगे और बंद का पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। मैं यहाँ जिस समाज ने सड़कों पे उतर के इस केंद्र की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को ये बताने का काम किया है कि समय बदल गया है, अब अगर हमारे अधिकारों पे कहीं से भी हमला होगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। उसी सरकार को ये बताने कि जब समाज सड़कों पे रहेगा तो उनके नेता भी बंगलों में, महलों में नहीं बैठेंगे, वो भी सड़कों पे रहकर समाज का संरक्षण करेंगे। जिस तरह से पूरे देश में बीमार में आजाद समाज पार्टी के लोग जिला मुख्यालयों पे, सड़कों पे उतर के संवैधानिक तरीके से अपना ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं,
बंद को सफल बना रहे हैं। ऐसे ही कार्यकर्ता के तौर पे हम दिल्ली में अपनी ड्यूटी को अदा कर रहे हैं। हम दिल्ली के जंतर मंतर पे पिछले कई घंटों से अपने आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं, सारी चीजों पर नजर भी रख रहे हैं कि हम इस आंदोलन से पीछे हटने वाले अब नहीं। देखिए, हमारे यहाँ तो ST SC OBC की जो जनसंख्या है वो 90% है और छत्तीसगढ़ में भी इसका जबरदस्त असर है। ये बंद काल की क्या लगता है जिस तरीके का डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको लेकर इसके विरोध में पूरे देश में है। कल खड़गे साहब जी बोल चुके हैं, राहुल जी बोल चुके हैं, हम लोग क्रीमी लेयर के बिल्कुल खिलाफ में। कलकत्ता के इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो घटना है उसका जितना निंदा की जाए वो कम है। बलात्कार के, हत्या की कौन समर्थन करेगा, लेकिन त्वरित उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ममता सरकार होने के कारण राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ट्वीट किए ना, ट्वीट किए, उनकी संवेदना व्यक्त की है, बयान भी आया है। दलित वोट नया प्रयोग, क्या विपक्षी दल ये नया प्रयोग कर रहे हैं दलितों वोटों को लेकर, और सत्ता दल जो है वो क्या डिफेंसिव है, क्या बैकफुट पर है? क्योंकि हाल के 2-3-4 निर्णय, जैसे क्रीमी आप माफ़ कीजिएगा, जैसे लेटरल एंट्री का मसला था, 17 अगस्त को विज्ञापन हो हल्ला आरक्षण को लेकर मचाया विपक्ष ने और कल उसे वापस लेने की चिट्ठी लिख दी प्रधानमंत्री के निर्देश पर कार्मिक मंत्रालय ने। उससे पहले भी आप देखें तो वक्फ बोर्ड वाला बिल, ब्रॉडकास्टिंग बिल, इस तरीके के महत्वपूर्ण बिल सरकार को वापस लेने पड़े हैं। इसकी वजह मुख्य रूप से यह है कि विपक्ष बहुत सशक्त है और सत्ता पक्ष 2014-2019 वाली प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में नहीं है। कुछ सहयोगी दलों के सहयोग से सरकार चल रही है, हालांकि सरकार बहुत कंफर्टेबल है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसका असर जरूर पड़ता है कि जो लीडिंग पार्टी है अगर उसकी ताकत कमज़ोर होती है या उसकी ताकत कम होती है तो जाहिर सी बात इसका असर कहीं ना कहीं मनः स्थिति पर जरूर पड़ता है, कामकाज पर जरूर पड़ता है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बहुत सारे मुद्दों को लेकर, चुनावों को लेकर चर्चा भी करेंगे, लेकिन जो ये आज प्रदर्शन हुआ, पूरे भारत बंद रहा, ये अब एक अपने तरीके की ये अद्भुत घटना है कि इसमें बहुत जो बड़े राजनीतिक दल हैं उनका पार्टिसिपेशन सड़क पर नहीं दिखा। बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दें क्योंकि एक बड़ा राजनीतिक दल है, आरजेडी ने भी समर्थन किया, जेएमएम ने समर्थन किया, जो क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने समर्थन किया है इसका। लेकिन कुल मिलाकर मायावती कहती हैं कि भाजपा और कांग्रेस पार्टियां दोनों आरक्षण विरोधी षड्यंत्र रचती हैं। तो अलग अलग तरीके से सब लोग अपने अपने जो वोट की राजनीति है या वोट को लेकर जो प्रयोग है वो अपने आप में दलित वोट और नया प्रयोग, दलित वोट बड़ा महत्वपूर्ण है, ओबीसी वोट बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन दलितों के इस पूरे उसमें शामिल हो जाने से ये पूरा जो मसला है, जो एक आंदोलन एक नई शक्ल में सामने आने लगा है। मंथन में आज बहुत सारे सवाल हम करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश और देश की टॉप ब्यूरोक्रेसी में रह चुके पूर्व IAS अधिकारी अनीस अंसारी साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। राजेंद्र नायक साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र नायक SC ST के आरक्षण और तमाम विषयों पर आप काम करते हैं, पूर्व IAS अधिकारी हैं, भारत सरकार में सेक्रेटरी से वो रिटायर हुए हैं, तमाम शीर्ष पदों पर रहे हैं। राजेंद्र नायक, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। डॉक्टर दिनेश उपाध्याय संघ विचारक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। संदीप मिश्रा कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। चर्चा की शुरुआत मैं राजेंद्र नायक साहब से करना चाहूँगा। राजेंद्र नायक साहब, आपके पास आ रहा हूँ सीधे। ये आज का जो पूरा धरना प्रदर्शन है, इसमें एक तरीके से एक अलग बात ये देखने को मिल रही है कि भाई बीजेपी, कांग्रेस जो ये बड़े दल हैं, इनकी पार्टिसिपेंट्स कहीं नहीं दिखा है। बार बार ये कहते हैं कि भाई समर्थन है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें सड़क पर नहीं दिखी। बहुजन समाज पार्टी जो दलितों की राजनीति खास तौर पर ज़्यादा करते हैं, ओबीसी की राजनीति करते हैं, आरजेडी वगैरह, जेएमएम वगैरह, उन्होंने समर्थन जरूर इस आंदोलन को दिया। एक नज़रिया ये भी इसको देखने को है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले, किसी डायरेक्शन, किसी उस पर क्या इस तरीके का धरना प्रदर्शन पूर्व में कभी देखने को मिला है? क्या होता रहा है?
और इसे किस तरीके से क्या संकेत हम माने कि भारत में एक नया आंदोलन, दलित आंदोलन, ओबीसी आंदोलन, मंडल से बड़ा एक आंदोलन धीरे धीरे शक्ल ले रहा है? राजेंद्र नायक जी। देखिए, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत विचार है कि बंद क्यों करते हैं, रेले क्यों रोकते हैं, उन्होंने क्या अपराध किया है? अपनी बात को शांतिपूर्वक ढंग से आप रखिए। और क्योंकि प्रजातांत्रिक देश है, ये तो है नहीं कि कोई यहाँ पर अंग्रेजों का राज है इसलिए हमने उस सरकार के विरुद्ध में, सरकार भी अपनी है, चुनी हुई है, इसलिए शांतिपूर्वक अपनी बात को आपने धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, लेकिन बंद करना ये जहां तक मैं सोचता हूँ उचित नहीं है। जैसे मायावती जी ने कहा कि ये तो सरकार है, ये आरक्षण विरोधी। अरे कहाँ आरक्षण विरोधी, ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन समाज को, जिन जातियों को अब तक आरक्षण से वंचित रह गई हैं, उनको भी ध्यान दीजिए। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। ये मायावती जी प्लीज अंडरस्टैंड सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। आप तो आईएएस की तैयारी कर रही थी, तो आप देखिए ये किसका निर्णय है, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और क्रीमी लेयर की बात तो एक ऑब्जर्वेशन है, निर्णय नहीं है वो। तो उस पर तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि इसको हम लागू नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक समाज में सामाजिक एकता, समानता नहीं होगी, तब तक ये आरक्षण जारी रहेगा। जी। अच्छा, एक आपने मायावती को भी कहा कि भाई वो आईएएस की तैयारी कर रही थी। समझिए आप, आजाद समाज पार्टी के जो नेता हैं, सांसद हैं चंद्रशेखर, उनको मैं अभी सुन रहा था, आपने भी सुना होगा, धरने पर, जंतर मंतर पर बैठे थे। वो कह रहे हैं कि भाई सरकार में और सुप्रीम कोर्ट में बैठे लोग जान लें कि अब वो दलित, शोषित, पीड़ित, जिसका हक अभी तक मरता रहा है, अब वो चुप नहीं बैठेगा। इस तरह के बयानों को किस तरह देखा जाना चाहिए, राजेंद्र नायक? मैं तो बिल्कुल, चंद्रशेखर जी क्या बोलते हैं मैं तो बिल्कुल समझ नहीं पाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले कहा ये कोई सरकार का निर्णय नहीं है, ये है भारत की सर्वोच्च न्यायालय का। उन्होंने कहा कि जो जातियां वंचित रह गई हैं, उनको एक उप कैटेगरी बना करके उनका भी ध्यान रखा जाए। उसमें सरकार कहाँ से आ गई? चंद्रशेखर जी प्लीज राइट, वो पढ़िए आप भी। ये ना ऐसे फालतू में लोगों की भावनाओं के साथ में नहीं करिएगा। देश की ना जब एक हड़ताल होती है, क्योंकि अंग्रेज तो है नहीं कि हम की गुलाम देश है हम, और अंग्रेजों की हुकूमत के नीचे हैं, तो हमारा एक दिन की हड़ताल से जितना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, ये आम पब्लिक की परेशानी है। आर्थिक रूप से हम कमजोर क्यों हुए? आप अपनी बात रखिए। क्यों बंद करना है? क्यों रेलों को बंद करना है? रेलों में जाने कितने लोग इतने परेशान हो रहे हैं, बंद से न बाजार बंद हुए हैं। सो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक बात है। मैं अनीस अंसारी साहब को चर्चा में लेता हूँ, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश और भारत सरकार में तमाम पदों। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका अनीस अंसारी साहब। आपसे भी मेरा वही सवाल है कि क्या हम मंडल 2 के बाद, मतलब मंडल के बाद, माफ कीजिएगा, मंडल के बाद हम एक और मंडल से कुछ 2 कदम आगे एक बड़ा आंदोलन देख रहे हैं? मंडल में तो ओबीसी का ही मसला था, इसमें दलित और तमाम एसटी और तमाम जो शोषित पीड़ित लोग हैं, 85 बनाम 15 की कुछ लोग लड़ाई कहते हैं, कुछ लोग 90 बनाम 10 की लड़ाई कहते हैं। तो क्या इस तरीके की एक नया चेतना वाला आंदोलन आपको खड़ा होता दिख रहा है इस देश में? और क्या जो लोग हैं जो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, सड़कों पर लेकर जो तंजीमें निकली हैं, क्या उनमें विश्वास सरकार या विपक्ष पैदा नहीं कर पा रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया है सब क्लासिफिकेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जी, इसमें एक आध चीज़ बहुत अच्छी है और कुछ चीज़ों पर रिव्यू की ज़रूरत है। जी, जो अच्छी है उसमें मैं इस राय का हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये मशवरा दिया है, जो एडवाइजरी दी है जजमेंट में, कि सब क्लासिफिकेशन किया जाए ताकि जो लोग ज़्यादा पिछड़े हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब में, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए। मुझे लगता है कि ये सही कदम होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पर फैसला करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है अपनी लैंग्वेज के हिसाब से वो जजमेंट नहीं है, वो एडवाइजरी है कि राज्य ऐसा कर सकते हैं। इसमें जो खामी है जजमेंट में, कमी रह गई है,
वो मैं बताना चाहता हूँ। जी। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं किन वजूहत से स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा है कि वो अपने इलाकों में, अपने जुरिडिक्शन में सब क्लासिफिकेशन करने पर गौर करें। आर्टिकल 341 में स्टेट गवर्नमेंट को कहीं कोई अधिकार नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अधिकार है 341(2) में कि वो जिन कम्युनिटीज़ को चाहे वो डिलीट कर दें या जिन कम्युनिटीज़ को चाहे ऐड कर दें, और उसके लिए पैरा 3 में इनेबलिंग रूल बना सकते हैं, जी। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो भारत सरकार के अलावा स्टेट गवर्नमेंट को कोई अधिकार 341 में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा है, प्रेस में कहीं पर नहीं आया कि आर्टिकल 142 की मदद ली हो। आर्टिकल 142 एक ऐसा क्लास है जेनेरिक टाइप का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए वो कोई भी फैसला कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने बाबरी मस्जिद में कर दिया। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अटपटी सी लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को एडवाइस देने के बजाय स्टेट गवर्नमेंट को क्यों अधिकार दे रहा है। एक तो मुझे इसमें लीगल कमी ये लग रही है, इस पे सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि बजाते खुद सब क्लासिफिकेशन उस वक्त मीनिंगफुल होगा जब आप अभी तक का जो बैकलॉग है उसको ख़त्म करें। तमाम लाखों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान में रिजर्व पोस्ट हैं जिनको राज्य सरकारों और भारत सरकार ने अभी तक नहीं भरा है। और उसमें होता क्या तमाशा कि 3 साल तक सरकारें इंतज़ार करती हैं कि सूटेबल कैंडिडेट आ जाए, और जब सूटेबल कैंडिडेट उनके हिसाब से नहीं आता है तो उसको वो डी रिजर्व कर देते हैं। ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी की पीठ पे छुरा है कि फिर सरकारों वो की जर्नल को भर देती हैं उसमें, ये कह वो रहे हैं जनरल आप। से भर देती। तो जी। ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। भारत सरकार को ये स्टैंड लेना चाहिए कि रिजर्व कैटेगरी चाहे जितने दिनों तक न भरी जाए, सूटेबल कैंडिडेट न मिलने की वजह से हम उसको भरेंगे नहीं। और उसका तरीका भी है। मायावती जी की सरकार ने स्पेशल रिक्रूटमेंट किया था, यानी जो बैकलॉग है उसको सिर्फ शेड्यूल कास्ट भरने के लिए कई बार उन्होंने रिक्रूटमेंट किया था। वो भारत सरकार भी करा सकती है और राज्य सरकारों को भी हिदायत दी जाए तो वो भी करती है। तो एक तो बैकलॉग को पूरा होना चाहिए। दूसरे, इस जजमेंट की बुनियादी स्पिरिट ये है, आत्मा ये है कि भाई ओबीसी, इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में भी कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो अपने पिछड़ेपन की वजह से वो कॉम्पीट नहीं कर सकती हैं विद इन द शेड्यूल कास्ट इटसेल्फ। मैं मिसाल देना चाहता हूँ, जैसे जाटो है, चमार कम्युनिटी है, और एक दो और बड़ी कम्युनिटीज हैं शेड्यूल कास्ट में जो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, उनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं और उनके पास पॉलिटिकल लीडरशिप रही है मुल्क के कई सूबों में। यूपी में कई बार गवर्नमेंट बनी और जगह बनी, तो उसकी वजह से वो लोग आगे बढ़ गए, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन उसमें जो उन्हीं की बिरादरी में जो छोटे तबके हैं, बिंद, निषाद, मल्ला वगैरह वगैरह, ये लोग कॉम्पीट नहीं कर पाए। तो इनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए उनका कोटा बढ़ना चाहिए। मैं इसके हक में, और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। मगर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी बिरादरी का कितना रिप्रेजेंटेशन अभी गवर्नमेंट जॉब में है? इसके लिए कास्ट सेंसस बहुत ज़रूरी है। राहुल जी बहुत दिनों से कह रहे हैं, कम से कम वो केरल के जो कर्नाटक का इलेक्शन हुआ था तब से वो पब्लिक में कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस नेशनल लेवल पे होना चाहिए। भारत सरकार को इस बात पे संजीदगी से गौर करना चाहिए। अभी 2021 की जनगणना शुरू नहीं हुई है, उसमें कास्ट सेंसस का डेटा अगर आ जाए कि कौन सी बिरादरी कितनी है आबादी में और उसके सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स क्या हैं, तब उससे आप मुकाबला कर सकते हैं। भाई अगर कोई बिरादरी 7% है, मतलब अगर जाटो अगर 7% है शेड्यूल कास्ट के अंदर, तो उनका रिप्रेजेंटेशन अगर 3.5% या 4% है, तो फिर अब उनको छोटे लेवल पे जाना चाहिए, उनको रिजर्वेशन का एरिया घटाना चाहिए। लेकिन अगर कोई बिरादरी मान ले कि बिंद और निषाद है जो आबादी में मान लें कि 3% है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन 1% से भी कम है, तो फिर उनको एरिया ज़्यादा मिलना चाहिए। इस पर रोहिणी कमीशन, भारत सरकार ने थोड़ा काम किया है, लेकिन रोहिणी कमीशन ने एक मोटा मोटा पैमाना दिया है। मिसाल के तौर पर उनकी जो अनपब्लिश्ड लीक्ड रिपोर्ट है उसके हिसाब से 6000 बिरादरियाँ हैं हिंदुस्तान में, हिंदू मुसलमान मिला के, हिंदू मुसलमान सिख बुद्धिस्ट 6000 बिरादरियाँ हैं, यानी जातियाँ हैं। उन जातियों में से 1000 जातियाँ ऐसी हैं जिनको 1% भी सरकारी नौकरी अभी नहीं मिली। अब ये डेटा जो है लाए कहाँ से है रोहिणी कमीशन, इसकी मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि अभी वो रिपोर्ट गवर्नमेंट में तो है लेकिन पब्लिक अभी नहीं हुई जी। तो इसके लिए कास्ट सेंसस को लाना जरूरी। चौथी बात, ये क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है ये अभी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के केस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्रीमी लेयर उस वक्त लाना चाहिए
जैसे ओबीसी के केस में क्रीमी लेयर है मॉनिटरी टर्म्स में कि शायद 8 लाख या 7 लाख का अपर लिमिट है, उससे ज्यादा की सालाना आमदनी वालों को हटा देते हैं। क्रीमी लेयर इसलिए नहीं लाना चाहिए कि अभी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इतने अंडर डेवलप्ड है, खासतौर से उनकी छोटी बिरादरी जो आबादी में बहुत कम है, पॉलिटिकल कमजोर है, कि उनको अगर अभी क्रीमी लेयर की शर्त लगा देंगे तो जो अभी थोड़ा बहुत रिजर्वेशन मिला भी है शेड्यूल कास्ट को ओवरऑल, वो भी नहीं भरने पाएगा। फिर वही होगा 3 साल बाद जनरल कैटेगरी। तो एक तरीके की ये साजिश या चाल बन जाएगी भारत सरकार की कि क्रीमी लेयर के बहाने से जो लोग कॉम्पीट कर सकते हैं उनको एक्सक्लूड कर दो, और जो लोग कॉम्पीट करने के अनिल अंसारी साहब, अनिल अंसारी साहब, एक सवाल मेरे मन में आ गया। भारत सरकार मतलब मौजूदा ही, इससे पहले की भारत सरकारें भी यही सब करती रही हैं? नहीं, देखिए इससे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्रीमी लेयर इसके बारे में, ये जो सब क्लासिफिकेशन आया नहीं था, ये भी 1 अगस्त का है, और इससे पहले क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ओबीसी में लागू है। नहीं, जो कोटे की बात कर रहे हैं, जो रिजर्व का बैकलॉग है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, कि रिजर्व क्लास का जो बैकलॉग है उसको 3 साल तक डालने के बाद उसको डिफ्रीज करके सवर्णों को भर दिया, तो ये केवल यही भारत सरकार कर रही है जो 10 साल से है, या पहले वाली भी करती रही है? ये सारी सरकारें पहले से करती आ रही हैं, और ये इसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी एक एजुकेशनल डिसेबिलिटी की वजह से या सोशल डिसेबिलिटी की वजह से कोई तबका अगर कॉम्पीट करने की पोजीशन में नहीं है और नहीं आने पा रहा है, तो उसको समय देना पड़ेगा। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि 3 साल तक पोस्ट नहीं, और भरना तो उसी कम्युनिटी से भरिए, स्पेशल रिक्रूटमेंट करा लीजिए। स्पेशल रिक्रूटमेंट करने में तो कोई दिक्कत नहीं। स्पेशल रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि अभी जैसे 100 पोस्टों पे 27% पोस्टें शेड्यूल ओबीसी को जाएंगी, और 23% में से 15% शेड्यूल कास्ट को और 7.5% ट्राइब्स को। तो ये जो 50% के लगभग रिजर्वेशन, या 49.5% एग्जैक्टली, फिर स्पेशल रिक्रूटमेंट में आप सारा जो बैकलॉग है उसको सिर्फ इन्हीं पोस्टों से भरने के लिए करेंगे। बाकी जो 50 जनरल पोस्टें हैं उनके लिए आप रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे। तो अगर ऐसी व्यवस्था, ये यहाँ पर यूपी में ट्राई हो चुका है, मायावती जी ने किया था, इसको किया जा सकता है और इसको करना चाहिए, इसको प्रायोरिटी पे करना चाहिए। तो मैं समाप्त कर दूं, मैं इस पक्ष में हूँ कि सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि इससे जो बिल्कुल गरीब तरीन तबके हैं विद इन शेड्यूल कास्ट एंड विद इन शेड्यूल ट्राइब, इनको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल जाएगी। ठीक, मैं आऊंगा अनीस अंसारी साहब, मैं आऊंगा, चूंकि मुझे एक ब्रेक लेना है, मुझे एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, इसलिए मुझे एक ब्रेक पर जाना होगा। बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक तो ये है कि भाई बहुत सारे लाखों पद रिजर्व क्लास के पड़े हुए हैं। मायावती ने उत्तर प्रदेश में एक अभियान चलाकर, एक स्पेशल ड्राइव चलाकर रिजर्व क्लास के पद भरे थे जब वो सत्ता में रही हैं, और भारत सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती? अनीस अंसारी साहब ये सवाल उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद भारत सरकार में सेक्रेटरी रहे राजेंद्र नायक हमारे साथ हैं, ये सवाल उनसे मैं पूछूंगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अभी तोली अगड़ाई है, अभी तोली अगड़ाई है। दलित वोट नया प्रयोग, क्या राजनीतिक दलों का ये नया प्रयोग है कि वो ये मुद्दे उठा रहे हैं कि भाई आरक्षण, ये समस्या, संविधान खतरे में, और जो सत्ता पक्ष है वो खुद की ताकत को मजबूत बनाए रखने के लिए वो तरह तरीके से यत्न प्रयत्न कर रहा है? या ये वास्तव में जो जिस तरीके से भी ब्रेक से पहले अनीस अंसारी साहब ने कहा कि लाखों पद रिजर्व क्लास के हैं इस देश में, उनके लिए स्पेशल ड्राइव क्यों नहीं चलाया जाता? उन्हें एक तरीके से 3 साल तक यूं ही पड़े रह दिया जाता, फ्रीज किया जाता है, उसके बाद डिफ्रीज करके कहा जाता है कि भाई अब योग्य रिजर्व क्लास का उम्मीदवार मिला नहीं, इसलिए जर्नल को भर दो। ये सवाल राजेंद्र नायक से करूंगा मैं, केंद्र सरकार में सेक्रेटरी रहे हैं राजेंद्र नायक जी। जैसा कि अभी अनीस अंसारी ने कहा कि भाई बहुत सारे पद हैं, स्पेशल ड्राइव भारत सरकार क्यों नहीं चलाती? आप भारत सरकार में रहे हैं और दलितों, शोषितों, पीड़ितों के साथ ये अन्याय तो हो रहा है और पहले से चला आ रहा है, ऐसा भी नहीं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने केवल कर दिया ये। चौहान साहब बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली आप देख रहे थे मैं उंगली उठा रहा था, मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रहा था जी। तो मैं इस पॉइंट पे हूँ। उससे पहले मैं बता दूं
कि इंडियंस विश्व में माना जाता है बेस्ट ब्रेन होता है इंडियंस का, जी लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पर थे इसी देश में, तो हम इंडियंस को कहते हैं दे आर नॉट सुटेबल। ये अपना मतलब व्हाइट मैन्स बर्डन है, इंडिया अपना शासन नहीं चला सकता, इसलिए हम अंग्रेज लोग हैं, हम हिंदुस्तान का शासन चलाएंगे। बट जो रिजर्वेशन जब मिला है उस समय दलितों की हालत बहुत पिछड़ी थी, बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। तो अभी अंसारी साहब ने कहा कि नॉट फाउंड सुटेबल। अंसारी जी, दिस इज दी पास्ट, पास्ट में था ऐसा। आज आप देखिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं आईएएस के, स्टेट सर्विस में, वो रिजर्व कैटेगरी लोग बहुत ऊपर आ रहे हैं, कई लोग तो जनरल लिस्ट में आ रहे हैं। तो ये कहना कि नॉट फाउंड सुटेबल, दिस वाज ट्रू करीबन 10 या 15 साल पहले था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं भारत सरकार में रहा हूँ, रक्षा मंत्रालय में डिफेंस अकाउंट्स में हेड ऑफ डिपार्टमेंट था मैं, तो एक भी डीपीसी में ऐसा मेरे सामने कोई केस नहीं आया कि ऐसे कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं है। तो ये पास्ट है, हम पास्ट को कब तक न, इस पास्ट को कि भाई शेड्यूल कास्ट में कोई सुटेबल नहीं है, इसको हम कब तक आज तक ढोते आएंगे कि ऐसे ही आ जाते हैं। इट इज नॉट करेक्ट। जहां तक डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की बात है, यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं था कि सुटेबल कैंडिडेट नहीं है। तो पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, अपनी काबिलियत दिखा रहे हैं और अच्छी पोजीशन पर पहुंच रहे हैं, और सरकार में उनको रिकग्निशन भी मिल रही है। नहीं, वो कह रहे हैं राजेंद्र नायक जी, वो कह रहे हैं कि जैसे मायावती ने स्पेशल ड्राइव चलाया था, जो बैकलॉग भर्तियां हैं, स्पेशल ड्राइव भारत सरकार चला के क्यों नहीं भर देती, उनको उनका हक क्यों नहीं दे देती। ये अच्छी बात है कि उनकी कुव्वत है, वो लोग कर रहे हैं। गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, मैला उठाने वाले का बच्चा, जूते गांठने वालों का बच्चा अच्छा कर रहा है, ये उसकी कुव्वत है, लेकिन जो उसका हक हकूक है वो तो देना पड़ेगा ना। रोहन साहब, मैं दोबारा इसी बात पे मैं आ रहा हूँ कि मैं डिफेंस अकाउंट्स में रहा हूँ, तो यहाँ तो कोई बैकलॉग नहीं है। पहले हुआ करता था तो स्पेशल ड्राइव करके सारे ये भर लिए गए, तो आज की डेट में कोई बैकलॉग नहीं है। यूपी का मुझे आइडिया नहीं है, अंसारी साहब ज्यादा जानते होंगे, लेकिन लाखों कहाँ पर वैकेंसीज होती है, लाखों कोई शेड्यूल कास्ट की बैकलॉग है। आई डोंट थिंक कि इन लाखों कोई वैकेंसीज पड़ी होगी, तो ये तो कोई राइट टू इंफॉर्मेशन में पूछेगा। लेकिन जहां तक भारत सरकार में डिफेंस अकाउंट्स में है, ऐसा कोई बैकलॉग नहीं है। हमारे यहाँ सुटेबल कैंडिडेट्स हैं और काफी काबिल आ रहे हैं। और आपको मैं एक छोटी सी एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये रिजर्वेशन है सिर्फ डायरेक्टर जो मिनिस्ट्री में तो उस लेवल तक है, ज्वाइंट सेक्रेटरी अब तो कोई रिजर्वेशन ही नहीं है, और सब एक से कैंडिडेट हैं, पहुंच रहे हैं, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी बन रहे हैं, रिजर्व कैटेगरी के एडिशनल सेक्रेटरी बन रहे हैं और स्पेशल सेक्रेटरी बन रहे हैं। मैं सेक्रेटरी रैंक से रिटायर्ड हुआ हूँ, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस बात को फैलाया जा रहा है कि रिजर्व के तो ऐसे ही आते हैं, नॉट फाउंड सुटेबल। अरे इट वॉज द पास्ट, इस पास्ट को आप ना आज ना दोहराइए कि सुटेबल नहीं है। आज हमें सुविधाएं मिली है, सब कुछ मिली है, तो हमारे बच्चे, एक और चीज इंफॉर्मेशन के लिए आपको मैं बता दूं, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों ने रिजर्वेशन से नहीं लिए, वो जनरल कैंडिडेट के रूप में बैठे, दोनों इंजीनियर बने, अपनी यूनिवर्सिटी में भी अच्छी रैंक ली है। तो ऐसा नहीं है, अब जब ने सुविधाएं मिली है, सब कुछ मिल रहा है, तो आज हमारे बच्चे, क्योंकि हम सब एक इंसान की औलाद हैं और भगवान ने सब में बुद्धि दी है, ज्ञान दी है, एक माहौल दीजिए उनको। जब माहौल मिलता है तो अपनी कैपेबिलिटी से बताते हैं, करते हैं, सो दे आर शाइनिंग। तो ऐसा नहीं है नॉट फाउंड सुटेबल, ये पास की बात है। आज इसको ठीक है, मैं अंसारी साहब को चर्चा में लूंगा, लेकिन पहले मैं दिनेश उपाध्याय जी को ले लूं, क्योंकि अंसारी साहब मैं आपके पास आऊंगा, जो नॉट फाउंड सुटेबल वाली बात अभी कही, इस पर मैं जवाब लूंगा आपका। लेकिन दिनेश उपाध्याय जी काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनको एक बार भी चर्चा में शामिल नहीं कर पाया। डॉक्टर दिनेश उपाध्याय, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तरफ राजेंद्र नायक साहब कह रहे हैं कि भाई अब वो पुरानी ज़माने की बात है, पास्ट है, वो वर्तमान और अतीत नहीं है। अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, बच्चे अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने भी हवाला दिया। लेकिन अंसारी साहब अड़े हुए हैं इस बात को कि भाई बैकलॉग भर्तियों में सवर्णों को भर दिया जाता है, और जब बीजेपी की सरकार रहती तो ये आरोप लगता कि संघ वाले भर्ती हो गए उसमें। दिनेश जी, दरअसल ऐसा है, राष्ट्र के अंदर इतनी सारी जातियां और उपजातियां हैं, और अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग जातियां हैं।
कुछ जाति ऐसी हैं कि जो महाराष्ट्र में हैं, दिल्ली में नहीं है, कुछ नागालैंड में है, कश्मीर में नहीं है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग जातियां और उपजातियां हैं। और हम भी इस बात को मान के चलते हैं, राष्ट्र की पवित्र भूमि के अंदर सभी को जीने का हक और अधिकार होना चाहिए, समानता का भाव आना चाहिए, सभी को हर तरह से उनको आर्थिक संपन्नता भी होनी चाहिए, स्वास्थ्य भी उनका ठीक हो। और जहाँ तक रिजर्वेशन का मसला है, तो लोग बहुत ज्यादा अभी नहीं आ पाए, उनको कुछ जातियां ऐसी हैं कि उनको कभी को उसका किसी का लाभ हो नहीं पाया, जो विनायक साहब ने भी जिक्र किया है और मित्रों ने भी जिक्र किया है। सभी को समानता का लाने का प्रयास करना चाहिए, हम भी इस पक्ष में हैं, आना भी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा, जहां तक गरीबी का विषय है ना जी, शायद कोई समाज ऐसा ना हो कि जिसमें गरीब ना हो, या जिसके अंदर बहुत ज्यादा आर्थिक संपन्नता वाले लोग ना मिले। जैसा भी नायक साहब ने कहा है कि उनके 2 बेटे हैं, वो उन्होंने रिजर्वेशन नहीं लिया, अपनी गुणवत्ता के आधार पर उन्होंने परीक्षा दी है और इंजीनियर बन गए। कहीं न कहीं मैं रुकूंगा, मेरे दिमाग में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण आ गई। नायक साहब के बेटों ने इसलिए नहीं लिया कि नायक साहब आईएएस है, सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं, उन्होंने ऐसा माहौल दिया, एक अच्छा उनको वेतन मिलता रहा, बच्चों को कोचिंग पढ़ा सके, उनको अच्छा खाना खिला सके। लेकिन जो झाड़ू लगा रहा है, जूते गांठ रहा है, उसके बच्चे का क्या, उसका क्या करेंगे? उसको लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जो लोग नायक साहब एक आइडियल व्यक्ति हैं, लेकिन वो पूरे भारत के आइडियल तो नहीं हो सकते, सारे दलितों के आइडियल तो नहीं हो सकते। इनके आइडियल होने से सबको मिसाल जानी चाहिए। जो लोग सक्षम हो गए, उनको स्वेच्छा से अपने भाइयों का, अपने मित्रों का लाभ करना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग सभी लोग समानता के आधार पे ऊपर आए, यही विषय है मेरे रिजर्वेशन का। लेकिन है क्या, राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले मेरे मित्र, उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये बंद वाला विषय है, या किसी का नुकसान करके क्या लाभ होगा इससे। दिलों को हार के राजनीति करने वाले लोग लंबे समय नहीं चलते, दिलों को जीत के राजनीति करने वाले लंबे समय चलते हैं। इसलिए ये विषय राष्ट्र का है। राष्ट्र के सभी तबके के लोगों को समानता का अधिकार हमें देना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज का है। आज जिन लोगों को रिजर्वेशन मिले हैं, काफी तरक्की भी की है, ऐसी बात नहीं है, तरक्की नहीं की है। लेकिन क्या वो ऐसा आदरण और ऐसा आदर्श पेश करेंगे जैसा नायक साहब ने पेश किया है कि नहीं, आज मैं सक्षम हुआ हूं तो मैंने रिजर्वेशन को नहीं लेके जो लोग मेरे और मित्र हैं उनको मिलना चाहिए। अंदर से भाव पैदा हो न कि उसका हम लोग दुरुपयोग करें। तो कहीं ना कहीं सबको विचार करना पड़ेगा, राष्ट्र का सवाल है। सभी लोग अपने मित्र और भाई और बहन हैं, और सबको हर समाज के अंदर गरीबी के लोग हैं, अमीर भी हैं, इसके ऊपर चिंतन होना चाहिए सरकार का भी इसके अंदर चिंतन करना चाहिए। इस तरीके का जो आंदोलन आप लोग तो वनवासी और जो दलितों के बीच आपका संघ का बहुत काम है, जहां तक मैं जानता हूं, ये इस तरीके का एक देश में एक माहौल आपको बनता नहीं दिख रहा? आप नहीं देख पा रहे हैं क्या इसको? क्योंकि आप लोग बड़े दूरदृष्टा हैं, आप पहले से देख लेते हैं 30 साल बाद क्या होने वाला है। लेकिन मुझे कुछ नज़र इस तरीके का आ रहा है कि जो 90 के दशक का जो आरक्षण आंदोलन था, उससे 2 कदम आगे एक आंदोलन, अब वो आरक्षण पर रहेगा, संविधान पर रहेगा, हक हकूक पे रहेगा, अभी थोड़ा सा घालमेल है, लेकिन ये एक आंदोलन बनता इस देश में दिख रहा जरूर। हम लोगों ने जब नॉर्थ ईस्ट का प्रवास करते हैं, वहाँ पे भी कई चीजें देखने को आई है, या कश्मीर का प्रवास है या और राज्यों का प्रवास करके कुछ चीजें देखने को आती है। आज आपकी भी बात ठीक है, नायक साहब का बात भी ठीक है, अंसारी साहब की बात ठीक है, सभी लोग ठीक कह रहे हैं। सवाल राष्ट्र का है, ये समस्या छोटी नहीं है, बड़ी समस्या है। मेन विषय ये है, हम लोग सभी अपने मित्रों और भाइयों को आगे ला करके उनको आर्थिक संपन्नता हो, उनके बच्चे सर्विस में जाएं और जीने का अधिकार मिल जाए, वो चाहे किसी भी बिरादरी का है। लेकिन कुछ बिरादरी आज भी ऐसी है जिनको मैं जानता हूँ प्रवास करके भारत का, जिनको स्वर्ण जातियां कही जाती है, उनमें भी कुछ ऐसे परिवार मिले हैं कि जिनमें गरीबी की कमी नहीं है, बहुत गरीब लोग उनमें भी। तो 10% दे दिया सरकार ने ना उनको, 10% दिया उनको। ओबीसी कह रहे हैं कि हमारा हक काट के EWS बना दिया, उनको 10% दे दिया।
ओबीसी लोग इस बात मैं को वही- लेकर नाराज हैं, बहुत सारे जो रिजर्व क्लास के लोग नाराज हैं कि भाई हमारा हक मार के उनको कर दिया। और उसमें ये भी आरोप लगा रहे हैं कि केवल एक खास सवर्ण जाति को ही लाभ मिलता है इसमें। ये भी लोग इस बात को भी कहते हैं। मैं वही कह रहा था कि ये समाज के कुछ संभ्रांत लोग मिल करके हम एक दूसरे को आगे लाने का कार्य करें। अगर इसके ऊपर विचार करें, ये राष्ट्र का सवाल है, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसका हम लोग नेताओं का भाई अलग-अलग दिनेश तरह जी, से जब राजनीतिकरण नहीं होगा तो वोट कहाँ से मिलेगा? वोट का नहीं मिलेगा तो सरकार कैसे बनेगी? नेता माला थोड़ी जपेगा, संघ की तरह प्रकल्प और प्रवास तो नहीं करेगा नेता। और नेता तो जितने राजनीति कर रहे हैं वो आपकी पाठशाला से निकले हुए लोग हैं, जो सबसे ज्यादा राजनीति कर रहे हैं इस देश में इन मसलों पर। विकास के नाम पे वोट मिलना चाहिए, कार्य के नाम पे वोट मिलना चाहिए। अरे वो मैंने तो आज तक कार्य- विकास का मॉडल, विकास के नाम पर तो मैं कई मुख्यमंत्रियों को जानता हूं कि औंधे मुँह उड़ गए, पूरी 5 साल विकास वो करते रहे। अनीस अंसारी साहब बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मुझे 2 बातें कहनी थी। जी। एक तो ये इम्प्रेशन सही नहीं है कि रिजर्व कैटेगरीज की पोस्टें भरी हुई हैं, ऐसा सही नहीं है। पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर का बयान है और जनरल अवेयरनेस में आप जाएं, गूगल सर्च कर लीजिए तो लाखों पोस्टें अभी आपको पूरे भारत में मिलेंगी जो भरी हुई नहीं है, रिजर्व कैटेगरी की है। तो ये इंप्रेशन नहीं होना चाहिए कि सारी पोस्टें भरी जा रही हैं, ऐसा नहीं। पूरी जो भारत सरकार की जो सारी पोस्टें, खाली डिफेंस डिपार्टमेंट नहीं, सारी पोस्टें अगर मिला लें तो अब तक सिर्फ 8% रिजर्वेशन ओबीसी को मिला है। 27% का रिजर्वेशन होना चाहिए। 1990 से रिजर्वेशन चल रहा है ओबीसी का, और सिर्फ 8% रिजर्व कैटेगरी की पोस्ट भरी हुई भारत सरकार। तो ये मान के चलना चाहिए कि अभी बहुत लंबा सफर है, गवर्नमेंट को करना है, भारत सरकार को भी, स्टेट गवर्नमेंट को। और इन तबकों को करने के लिए हमें निकलना पड़ेगा, बाहर से निकल के उनकी मदद करनी पड़ेगी। ये एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए कि हम इनको पीछे कर दें, पुश कर दें। रिजर्वेशन खराब चीज नहीं है, मुल्क के फायदे की चीज है। अभी जो यूपी में हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, आप सब लोगों को पता होगा, उसमें जो भर्तियां हुई टीचर की 69,000 के करीब, उसमें रिजर्वेशन नहीं दिया गया था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को। तो हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, उन्होंने कहा कि इसको दोबारा रिजल्ट इसके निकालिए। ये कॉमन नॉलेज की बात है कि रिजर्व सीटों को भरा नहीं गया है। ये कॉमन नॉलेज है कि भारत सरकार में ओबीसी का रिजर्वेशन बहुत कम है। और राहुल जी का बयान है कि 90 के आसपास जो सेक्रेटरीज और एडिशनल सेक्रेटरीज है, उसमें 4 पोस्टें खाली शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और दलितों से भरी हुई। ये कैसा मुल्क हम लोग चला रहे हैं? आबादी उनकी है तकरीबन 85%, और जैसे जैसे पिरामिड में ऊपर जाइए वैसे वैसे उनकी तादाद घटती चली जाती। ये इनइक्विटल, ये अनइक्वल सोसाइटी है। इसको बदलने के लिए रिजर्वेशन आया, इस पे काम करने की जरूरत है। दूसरी चीज मैं याद करना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन का मामला गरीबी से जुड़ा हुआ नहीं है। गरीबी के बजाय, ये गरीबी की वजह से रिजर्वेशन नहीं मिलता, ये रिजर्वेशन मिलता है सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस की वजह से। आर्टिकल बस यही घालमेल है, एक पक्ष यही घालमेल करता है कि भाई ये गरीबी घालमेल यही नहीं है, आरक्षण में घालमेल यही करता है, पॉलिटिकल लोग ज्यादा करते हैं घालमेल। ये पॉवर्टी रिडक्शन का प्रोग्राम नहीं है, ये सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस और अंडर रिप्रेजेंटेशन, आर्टिकल 16 अंडर रिप्रेजेंटेशन, उसका इशू है। क्योंकि अपर कास्ट, जो लोअर ऑर्डर्स हैं, जो शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, दलित, इनकी प्रॉब्लम यह है कि इनको पैदाइश के दिन से छोटा समझा जाता है जी। और ब्राह्मण, ठाकुर, इनको पैदाइश के दिन से, जब वो इस लायक भी नहीं कि दूध पी सके अपने हाथ से बोतल उठा के, वो सुपीरियर समझे जाते हैं। ये जो कास्ट सिस्टम है, इस पे चोट पड़ रही रिजर्वेशन की वजह से। ये गरीबी हटाने का मंत्र नहीं है, ये सोशल इनइक्वालिटी जो मनुवाद से आई है उसको खत्म करने का सिस्टम है। तो इसको गरीबी निवारण का प्रोग्राम नहीं समझा जाना चाहिए, इसको बहुत ईमानदारी से, और अगर ईमानदारी से काम नहीं होगा तो जिस तरह के एजिटेशन अब शुरू हो गए हैं, उससे मैं अप्रीहेंड कर रहा हूं कि आगे चल के ये और हीटअप होगा, और अगला इलेक्शन उसमें फिर जो इस वक्त आरएसएस बीजेपी की सरकार है, इसको बहुत परेशानी हो जाएगी। क्योंकि इस जनरल दिमाग में लोगों को ये है, आम रिजर्व कैटेगरी में, कि ये आरएसएस और बीजेपी वाले रिजर्वेशन के हमेशा से मुखालिफ रहे हैं, और इन्होंने बैकडोर से जो है इसको
डीरेल करने की कोशिश की। तो नहीं, गवर्नमेंट को सतर्क अंसारी रहना साहब, चाहिए। अंसारी साहब, जी, अंसारी जी, साहब, जी। ये क्या ऐसा है, परसेप्शन, अंसारी ऐसा साहब, परसेप्शन आरएसएस के लिए बनाया जा रहा है, ऐसा एक- परसेप्शन, एक मिनट उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, मैं रोक रहा हूं आपको। अंसारी साहब, ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है। दरअसल अंसारी साहब क्या है, मुझे लगता है कि इनके मन में संघ और भाजपा के प्रति कहीं ना कहीं कोई पीड़ा है। बिल्कुल तो पीड़ा इसलिए है। इस मैं तो तरह की- उसको खुला हुआ दुश्मन हूँ। मैं आरएसएस को कॉन्स्टिट्यूशन का मुखालिफ मान के उनकी आइडियोलॉजी को रिजेक्ट करता हूँ पब्लिकली। ना ये ना तो हम लोग लोग ना ये तो लोग मनुवादी 250 हैं, साल पुराने हिंदुस्तान में रह रहे हैं। अब थोड़ा डेमोक्रेसी सा आ गई है। थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखो, ना तो हम लोग मनुवादू हैं। मनवादी मनुवाद तो का ऐसा है। कोई चक्कर नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग जाति में पैदा हुआ व्यक्ति को मैं भी आ रहा हूँ जनता के राजेंद्र साथ। नायक, मैं आ रहा हूँ आपके पास, जरा उपाध्याय जी को ले लूं। बोलिए उपाध्याय जी। दरअसल क्या है अंसारी जी को थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए। इस तरह की जो बातें है ना जी, कल भी मैं चैनल पे भाई साहब के साथ था। ना तो हम लोग मनोवादी हैं, सभी का इज्जत करते हैं, सभी का समानता का अधिकार है, और आरएसएस की सरकार तो है नहीं। आरएसएस ना ही सरकार में हस्तक्षेप करता, भाजपा की माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। नहीं, ये और कोई नहीं मानेगा, पार्टी- ये कोई नहीं मानेगा। आप भाजपा का सबसे बड़ा नेता स्वयंसेवक है, ये कौन मानेगा? दिनेश जी, कौन मानने वाला है इस RSS बात सबसे को? बड़ा लतीफा है। आरएसएस को समझना पड़ेगा कि आरएसएस कभी राजनीति करता नहीं, राजनीति में हस्तक्षेप करता है। करवाता है, राजनीति करवाता है, मैं एक चीज आरएसएस कहूंगा। करता नहीं खाली है। एक चीज, एक मौका देखिए देखिए, गुलवालकर साहब की राइटिंग है, वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइन, और उसको और एक दूसरी किताब, उनमें दोनों में ये लिखा हुआ है कि आजाद हिंदुस्तान में, ये 1939 की किताब है, आजाद भारत में मुसलमानों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाएगा। उनके ना कोई सिविल राइट्स होंगे, ना वो सिविल राइट्स मांगेंगे, ना उनको दिए जाएंगे। तो ये कहना कि आरएसएस वाले सबके बड़े लिए बड़े सद्भावना रखते हैं, ये सही नहीं है। उनकी आइडियोलॉजी में साहब, ये बेबस है मनुवाद। कौन सी किताब पढ़ के आए, क्या बोलते हैं? इस तरह से तो देश के अंदर ये टूटन आएगी। इस तरह की बातें हमसे भाव है नहीं। गुलवालकर साहब को मैं कोट कर रहा हूँ, उन्होंने हमारे कहा हमारे हमारे ऐसे कोई भाव नहीं है जो आप कह रहे हैं। सबको नहीं, समझ वो में किताब, आना वो चाहिए। किताब, में लिखा अंसारी है। साहब, अधिकार है। अंसारी साहब, ये उपाध्याय जी को वो किताब भिजवा दीजिए, गिफ्ट कर दीजिए भाई, आप गिफ्ट कर दीजिए। एक्सट्रैक्ट भेज सकता हूँ आपको, वो इस पैरा तरह मैं आपको की- भेज दूंगा। ऐसा ना मतलब मैं आपको कहता पूरी हूँ, किताब गिफ्ट नहीं करेंगे, समानता का पैरा ही अधिकार भेजेंगे। संघ सबके अंदर जी। समभाव का- सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता का ध्यान रखता है। इस तरह की बातें अंसारी साहब मत करो आप, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं राजेंद्र नायक कुछ कहना चाह रहे हैं। नायक साहब बोलिए, राजेंद्र नायक बोलिए। मैं अंसारी जी, मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब शिकागो में गए थे विवेकानंद जी, तो उनको हिंदू धर्म के बारे में कहा गया ये क्या कुछ नहीं है। तो प्लीज अंसारी जी, एक या दो किताब ना पढ़िए अगर, क्योंकि मेरा सौभाग्य था जब मैं सर्विस में था, विज्ञान भवन में आरएसएस का सम्मेलन हुआ, जो इंडिया के टॉप ब्यूरोक्रेट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया गया। वहां पर डॉक्टर भागवत को मैंने सुना। तो प्लीज आप आरएसएस के बारे में बोलने से पहले पूरा समझ लीजिए। समझ लो, वही मैं कह रहा हूँ। जी, वो मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि जो आरएसएस है वो राष्ट्रवादी है, आरएसएस है वो भारतीय संस्कृति जो हिंदुस्तान में रहते हैं, क्योंकि ये तो गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग जाति धर्म सब लोग रहते हैं। जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो सारे के सारे हिंदुस्तानी हैं, उसमें कोई नहीं, ये RSS इसमें कोई शक नहीं नायक साहब, लेकिन आरक्षण के बारे में ऐसे एक जन धारणा बनाई जाती है कि आरएसएस आरक्षण का हिमायती नहीं है। मैं कंप्लीट करूं। इस प्रकार से कोई लोग कह रहे हैं, कहाँ आरएसएस ने मना किया है? आरएसएस और जो भारतीय संस्कृति है वो तो कहती है वसुंधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है। ये छोटी छोटी बातें भ्रामक चीजें की जाती है। तो अंसारी जी, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, अगर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आरएसएस का क्या है, या कभी आप मोहन भागवत जी के आपने सुनिए, कई इनके वीडियो हैं वो आपको बताएंगे। आफ्टर दैट यू प्लीज मेक योर ओपिनियन, बिकॉज यू आर आल्सो सिटीजन ऑफ दिस देखिए, कंट्री। मैं खाली ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, मैं गुलवालकर साहब की किताब का कोटेशन आपको बता रहा हूँ। मैंने वो नहीं लिखा है, देश को वो चलने किताब दो, मेरी अच्छा लिखी ऐसा हुई मत नहीं है। करो। आरएसएस, ये गुलवालकर साहब जो है तो तकरीबन 30 साल तक सर्वसंघ संचालक की पोस्ट थे आरएसएस के, ऑथेंटिक आदमी है आपके। अगर उन्होंने लिख दिया कि आजाद हिंदुस्तान में मुसलमानों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों सेकंड क्लास
सिटीजन पर रखा जाएगा, तो आप मेरे ऊपर क्या इल्जाम लगा रहे हैं? ये इसी को तो मनुवाद कहते हैं कि आप पैदाइश की बुनियाद पे कुछ भाई लोगों को exclude करते हैं। दिनेश जी अंसारी साहब, देश को आप जोड़ने का गोलवरकर प्रयास जी, करो, दिनेश जी आप क्या गोलवरकर जी को डिसोन करेंगे क्या? आप लोग कर सकते हैं क्या उन्हें डिसोन? वो लिख गए तो पन्ना तो नहीं फाड़ देंगे आप? बोलवर देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अभी तो ये सन्यास हमारा की ओर नारा चले है। गए आप, लेकिन क्या सन्यास है, की ओर चले अंसारी गए। साहब को भगवान जो है ना जी, ये अंसारी सन्यासी साहब ही को कह विदेश सकता है का कोई। ये देश का काम करना चाहिए और मोहन सबको भागवत सामान जी ने लेकर के आना ये कहा था कि चाहिए। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो रिव्यू होना चाहिए। ये कौन सी किताब पढ़ के आए, क्या बोल रहे हैं टीवी के ऊपर? अब तो देश का लिए काम करना चाहिए सबके लिए। ये अलग अलग इस तरह की नहीं, बातें किताबें वही हैं, किताबें वही हैं, किसी ने लोग कहा अपनी लिखा, हमने सुविधा तो से उसको पढ़ा सेट नहीं कर किसी लेते पुस्तक हैं। में। ये हमने किताब कहा मुझे आपने सूट पढ़ा करेगी, लेकिन मैं उसे कोट करूंगा। आप किताब मंगा के पढ़ लीजिए अब उसको। आपने कहा पढ़ के आए, तो इसमें हमारा क्या अरे, दोष है? देश को क्यों तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं आप? दो किताबें गुलवालकर साहब की इससे देश में विद्वेष फैलेगा, ये अच्छी बात नहीं है, नहीं, नुकसान अरे, होगा राष्ट्र का। आप मुझे क्या कह रहे हैं? आप अंसारी- गुलवालकर साहब की किताब उठा के देख लीजिए और अंसारी उसका जी, खंडन कर दीजिए। आप मोहन भागवत साहब या से कहिए अपनी बात के कि वो ऊपर खंडन करेंगे गुलवालकर साहब ने गलत लिखा था, हम उसको नहीं मानते। चलिए, खंडन बहुत करा दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जी, अंसारी साहब, नायक साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया दर्शकों का जिन्होंने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा सुनी और बड़े इंटेलेक्चुअल लोग थे आज हमारे साथ में। दो बहुत सीनियर IAS रहे अधिकारी अलग अलग ध्रुव पर खड़े होकर बात कर रहे थे और बीच में संघ के विचारक। इस पूरे जो प्रकरण पर आज हम बात कर रहे थे, दलित वोट नया प्रयोग, ये दिशा में कहीं ना कहीं तो ये एक नई शक्ल, नए आंदोलन के रूप में दिख रहा है। अनीस अंसारी ने इस बात को कहा और चेताया कि अगर जो शोषित पीड़ित सर्वहारा समाज के जो 85-90% लोग हैं, अगर उनके हक हुकूक को नहीं दिया गया उन्हें, तो जाहिर सी बात है ये आंदोलन बिल्डअप होगा और उसमें पक्ष कहेगा कि विपक्ष रोटियां सेक रहा है और विपक्ष कहेगा कि पक्ष अधिकार नहीं देना चाहता। तो मुझे लगता है पक्ष और विपक्ष दोनों को बहुत गंभीरता से इस विषय पर बात करनी चाहिए, विचार करना चाहिए और जो जिसका हक है वो उसे मिलना चाहिए, ताकि हम चैन सुकून से एक बराबरी के समाज में रह सकें। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।